हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल A to Z कॉमर्स क्लासेज में, जहां हम आपको देते हैं कॉमर्स के उलझे हुए प्रश्नों के सुलझे हुए जवाब, वो भी फ़नी कॉन्सेप्ट के साथ। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे उस विषय का नाम है कंपनीज एक्ट 2013। आज हम इसके इंट्रो और इसके टैक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले अगर हमें नज़र जा रही होगी, ऊपर एक ईयर लिखा होगा, तो हम आपको बता दें जो वर्तमान में कंपनीज एक्ट 2013 है, यह पहले कंपनीज एक्ट 1956 के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में अमेंडमेंट करके 2013 बनाया गया। जैसा कि कंपनी के विषय पर अगर चर्चा करें तो कंपनी एक ऐच्छिक संस्था होती है, मतलब अंशधारियों के ऊपर डिपेंड होता है कि उनकी इच्छा होती है वो बनाए या ना बनाए, और यह जब भी बनाया जाता है तो व्यापारिक लाभ कमाने के लिए बनाया जाता है। इसकी जो पूंजी होती है, कैपिटल होती है, या शेयर में ट्रांसफरेबल होती है, आपस में इसको लोग शेयर कर सकते हैं। और जो कंपनी का जो अस्तित्व होता है वो लीगली होता है, मतलब वैधानिक अस्तित्व रखता है, और यह अदृश्य और कृत्रिम व्यक्ति की तरह होती है। हम बता दें, कृत्रिम व्यक्ति का तात्पर्य है कि जिसपे आप किसी भी तरह से आप केस कर सकते हैं, या कंपनी जो है आपके ऊपर केस कर सकती है, तो इसलिए इसको लीगल पर्सन बोला गया है। आपके स्क्रीन पे कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कंपनियों के प्रकार से रिलेटेड उसकी कुछ परिभाषाएं दिख रही है। सबसे पहले हम परिभाषा पर देखते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि कंपनी की कोई व्यक्तिगत परिभाषा नहीं है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। कोई भी कंपनी जो कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत या कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत यदि पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है, तो उसे हम कंपनी की संज्ञा दे सकते हैं। आगे बताया गया है, अगर सरल शब्दों में अगर हम देखें तो कंपनी एक कॉर्पोरेट बॉडी होता है, निकाय होता है, जिसका निरंतर उत्तराधिकार के साथ पृथक वैधानिक अस्तित्व भी होता है, जो अपने सदस्यों से स्वतंत्र होता है। कंपनी की सामूहिक पूंजी होती है जो अंश के रूप में विभाजित होती है, जिसका अंशधारी अपने बीच हस्तांतरण भी कर सकते हैं, और इनमें जो सदस्य होते हैं उनके दायित्व भी सीमित होते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट निकल करके आ रहा है, कॉर्पोरेट बॉडी। कॉर्पोरेट बॉडी बोले तो ये किसी न किसी एक्ट के अकॉर्डिंग बना होता है, जिसकी वजह से ये कॉर्पोरेट बॉडी की इसको संज्ञा दी गई है। दूसरा है कि यह पृथक वैधानिक अस्तित्व रखता है। पृथक वैधानिक अस्तित्व का मतलब हो गया कंपनी, जैसे कि रिलायंस हो गया, और इसके ऑनर, इन दोनों के बीच अलग अलग ये दोनों हैं। ये दोनों को कभी हम एक नहीं मानेंगे, अर्थात इसलिए हम इन्हें कंपनी को बताया जाता है कि यह पृथक वैधानिक अस्तित्व रखता है। यहाँ पर जो इनके कैपिटल होते हैं, कंपनी के जो कैपिटल होते हैं, वो संयुक्त रूप में होते हैं, सामूहिक रूप में होते हैं, और जो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होते हैं। अगर आप लोग प्रेजेंट टाइम में एक सोनी पे एक एपिसोड सीरियल आ रहा होगा जिसका नाम है शार्क टैंक, अगर आप शार्क टैंक में देखेंगे तो वहाँ अक्सर एक इक्विटी की बात की जाती है कि 2% 3% इक्विटी की बात की जाती है। तो वहाँ पर वो कैपिटल या अंश की ही वहाँ पे बात की जाती है कि हमें इतना परसेंटेज चाहिए या समथिंग। आई होप इतना पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि कंपनी के कितने प्रकार होते हैं, या कंपनी के कितने टाइप्स हैं, उस टाइप पे देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, इनकॉर्पोरेशन के आधार पर या संस्थापन या निगम के आधार पर। तो सबसे पहला जो पॉइंट निकल के आता है आप लोगों के सामने, वह पॉइंट है वैधानिक कंपनी। वैधानिक कंपनी भारतीय संसद, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संसद या किसी भी राज्य सरकार द्वारा पारित कोई विशेष अधिनियम द्वारा बनाया जाता है, जो समाज के कल्याण के लिए, लोकहित के लिए बनाया जाता है। इसका मेन एग्जाम्पल है आपका RBI हो गया, LIC हो गया। ये पर्टिकुलर जो कॉरपोरेशन है, ये क्या करती है, हमारे समाज कल्याण का काम करती है। ये नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि पंजीकृत कंपनी, वे कंपनियां जो कंपनी एक्ट के अंतर्गत खुद को अगर रजिस्टर कर रखी हैं तो उसको हम पंजीकृत कंपनी के नाम से जानते हैं। जैसा कि यहाँ बताया गया कि पंजीकृत कंपनी
अधिनियम 2013 के अंतर्गत वर्णित प्रक्रिया के अनुसार पंजीकृत होने के उपरांत कंपनी के रजिस्ट्रार द्वारा प्रदान किए जाने वाले पंजीकरण प्रमाण पत्र को प्राप्त कर लेने के उपरांत ही अस्तित्व में आ जाती है। मतलब कि ये अपने आप को जैसे ही रजिस्टर्ड कराएंगे, जो भी इनको सर्टिफिकेट मिलेगा उस सर्टिफिकेट के बाद ही ये लोग खुद को कंपनी के रूप में देख सकते हैं। जैसा कि नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में दिख रहा होगा कि दायित्व के आधार पर कंपनियों, तो जो पहला पॉइंट दिख रहा है आप लोगों को, अंशों द्वारा सीमित कंपनी। अंशों द्वारा सीमित कंपनी के बारे में एक बार समझिएगा। जैसे मिस्टर ए हैं और उन्होंने रिलायंस का शेयर ले रखा है जिसकी वैल्यू थी 100 रुपये वाली। उन्होंने लगभग 80 रुपया चुका दिया है और 20 रुपया बाकी है। तो यहाँ पर मिस्टर ए की 20 रुपये की लायबिलिटी बन जाती है कंपनी को चुकाने के लिए। तो यहाँ पे बताया गया कि ऐसी कंपनी जिसमें उसके सदस्यों का दायित्व उसके पार्षद सीमा नियम में उल्लिखित अंशों के मूल्य, माना कि ये अंश का मूल्य था, तक बकाया राशि तक, बकाया कितना है 20 रुपये उसकी बकाया राशि है, तक के लिए होती है। अतः अंशों द्वारा सीमित कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जिसमें उसके सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लिए गए अंश की राशि तक ही सीमित रहती है। मतलब जितने तक का अंश है उस अंश तक ही सीमित रहेगी, तो इसको अंशों द्वारा सीमित कंपनी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी। लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी का आपको एग्जांपल ही हम बता दें। जैसे कि पर्टिकुलर कोई हॉस्पिटल है, कोई हॉस्पिटल हो गया, कोई भी ऐसी संस्था जो लाभ, जिसका मेन उद्देश्य जो है लाभ कमाना नहीं होता है, वो लोगों की सेवा करने के लिए बनता है। जैसे कि यहाँ बताया गया कि प्रत्याभूति, गारंटी या जमानत द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी अधिनियम के अंतर्गत खुद को वो पंजीकृत करती है। ऐसी कंपनी जिसके सदस्यों का दायित्व उसके द्वारा प्रदान की गई जो सहमति है, मतलब वो लोग, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि हाँ वो बोल देते हैं कि हम ठीक है हम अपनी ज़मीन दे देंगे, कुछ लोग बोलते हैं कि हम अपना कैपिटल दे देंगे, समथिंग, मतलब जो भी वो लोग सहमति देते हैं तक की राशि जो कंपनी की सीमा नियम में उल्लिखित हो जाती है, सीमा नियम में इसको बता दिया जाता है, तक ही सीमित रहता है। अतः कंपनी के सदस्य उनके द्वारा प्रदान की गई सहमति, प्रत्याभूति, जमानत की राशि कंपनी के समापन के समय एकत्रित करने के लिए बाध्य होती हैं। ऐसी कंपनी सदस्यों का दायित्व कंपनी के ऋण में सहमति राशि तक ही होती है। जैसे कि माना कि 3 पर्सन हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। उनको हॉस्पिटल खोलना है, तो मिस्टर सी यहाँ पे डॉक्टर हैं, मिस्टर बी जिनके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल है और मिस्टर ए जिनके पास ज़मीन है। तो यहाँ पर ये तीनों मिल करके आपस में एक हॉस्पिटल खोलते हैं, तो इसे हम प्रत्याभूति सीमित कंपनी या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कह सकते हैं। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। इनमें कंपनी के जो सदस्य होते हैं उनके दायित्व असीमित होती है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, तो इसको हम अनलिमिटेड कंपनी कहते हैं। नेक्स्ट है कंपनी के सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनी को बांटा जाता है, जिसमें सबसे पहले आता सार्वजनिक कंपनी। तो सार्वजनिक कंपनी को समझने से पहले हमें सबसे पहले प्राइवेट कंपनी को समझना होगा। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी जिसके बारे में बताया गया है सेक्शन 268 के अंतर्गत में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि एक निजी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसे उसके पार्षद सीमा नियम द्वारा निम्नलिखित कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया गया। सबसे पहला तो ये अपने शेयर को स्थानांतरण या ट्रांसफर कभी भी नहीं करेंगे और इनके जो मेंबर्स रहेंगे, सदस्यों की संख्या 200 से अधिक नहीं रहेगी। तो ये मेन कैरेक्टर हैं इसके। लेकिन दूसरे कैरेक्टर ये है कि यह कभी भी जनता को या जनता के बीच अपने शेयर को ये कभी भी नहीं बेचेगी और यह अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड शब्द भी इसको लिखना अनिवार्य होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि तो पब्लिक कंपनी का एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है। सेक्शन 271 में बताया गया कि वह कंपनी जो निजी कंपनी नहीं होती है उसको हम सार्वजनिक कंपनी कहते हैं। सीधा सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि वह कंपनी जो निजी कंपनी नहीं होती है उसको हम सार्वजनिक कंपनी कहते हैं। 3(1) में ये बताया गया है कि के अनुसार 7 उससे अधिक व्यक्तियों द्वारा वैधानिक उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक कंपनी की स्थापना की जा सकती है।
खैर आइए आगे देखते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 में एक नई कंपनी को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है OPC, वन पर्सन कंपनी। पहले तो पुराने कंपनी एक्ट में ये बताया जाता था कि यहाँ पर मोर देन 2 पीपल होने चाहिए, कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा लोग होंगे तो ही कंपनी क्रिएट होगा। लेकिन 2013 में एक नया कंपनी का जन्म आया जिसका नाम OPC आया है। कंपनी अधिनियम 2013 के लागू होने के साथ ही इसमें अनेक नए सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है। उसी में से जो है OPC भी है। इस सिद्धांत के तहत एक ऐसी संस्था की स्थापना को वैधानिकता प्रदान की गई है जो छोटे व्यवसाय या उद्यमों के लिए सीमित दायित्व के लाभ के साथ ही एक निगमित ढांचा प्रदान किया गया। यह विशेषता प्रोप्राइटरशिप फर्म या साझेदारी फर्म के लिए प्राप्त नहीं है। तो याद रखिएगा, पार्टनरशिप के लिए ऐसा नहीं है। कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 262 में ये बताया गया है कि OPC एक ऐसी कंपनी है जिसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति सदस्य होता है और यही इसका ऑनर भी होता है और संचालक भी होता है। कंपनी में सेक्शन 149(1) में परिभाषित किया गया है कि OPC के निदेशक मंडल में एक निदेशक डायरेक्टर रहना अनिवार्य है। साथ ही इसका जो एक सदस्य रहता है वह स्वयं भी निदेशक नियुक्त हो सकता है। आगे देखते हैं कि एक सदस्य OPC में एक ही व्यक्ति सदस्य रहता है, नामांकित व्यक्ति। यह एक अनोखा लक्षण एकल कंपनी अन्य सभी कंपनियों से अलग रहता है। इस प्रावधान के तहत कंपनी के एक सदस्य द्वारा किसी एक व्यक्ति को अपना नामांकित व्यक्ति नियुक्त किया जाता है या करता भी है वो। आगे देखते हैं हम लोग। अधिवास के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल। इसमें बताया गया, इसमें 2 तरीके से होते हैं, एक फॉरेन कंपनी होता है और एक जो होता है इंडियन कंपनी होता है। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि वह कंपनी, यहाँ पर सीधा याद रखिएगा, फॉरेन कंपनी में जो उसका रेगुलेशन होगा वो भारत के बाहर किसी अन्य देश से होगा। जैसे यहाँ बताया कि भारत के बाहर किसी अन्य देश से निगमित पंजीकृत हुई जिसके द्वारा भारत में किसी स्थान पर अपने व्यवसाय की स्थापना स्वयं से अथवा या किसी प्रतिनिधि के माध्यम से भौतिक या तकनीकी रूप से स्थापित की है, या उसके द्वारा व्यापारिक गतिविधियों का संचालन किन्हीं भी रूपों में किया जाता है, तो इसे हम फॉरेन कंपनी का संज्ञा देते हैं। अगला है आपका भारतीय कंपनी। भारतीय कंपनी में है सीधा सा कौन से कि इसका संचालन भारत के अंतर्गत में होगा या भारत के किसी भी कोने में होगा तो वह भारतीय कंपनी कहलाएगा। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आए हों। अगर आपको वीडियो से वैल्यू मिली हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।